So, guys, we have a very good question on IS2 and IFRS and IS8. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कैप्लन की एग्जाम किट का ये क्वेश्चन है. प्लीज बाय द एग्जाम कैप्लन एग्जाम किट्स एंड सॉल्व किट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी गाइस, क्या हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है. सर, आपको पता है कि ओटी केस को सॉल्व करने का तरीका पहले ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स पढ़ ले. अगर कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं है तो उसे साथ साथ सॉल्व कर ले. बाकी फिर जिनका ताल्लुक है उनके साथ रिलेट कर ले कि यार कौन से पैराग्राफ इस टॉपिक को लेके हैं, तो थोड़ा जरा आसानी हो जाती है चीजों को सॉल्व करने में. Which two circumstances are outlined in IS8 accounting policies, change in accounting estimates and errors as acceptable reasons to change the accounting policy? आप चेंज कब कर सकते हैं? दो रीजंस हैं गाइस. अगर आपसे स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्ड रिक्वायर करे कि चेंज इट, देन यू नीड टू चेंज. सो इसका मतलब यह है कि पहली रीजन चेंज इन पॉलिसी की हो सकती है रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस. जैसे पुराने जमानों में लीज पे IAS 17 हुआ करता था, अब IFRS 16 है, चेंज हुआ. रेवेन्यू पे पुराने जमानों में IAS 11, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे IAS 18 रेवेन्यू पे होता था, अब वो चेंज होकर IFRS 15 हो गया. सो जब भी एक स्टैंडर्ड चेंज होता है तो वो जो भी चेंजेस रिक्वायर करता है तो रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना है. तो देन ऑब्वियसली यू नीड टू डू दैट. दूसरा, वॉलंटरली भी चेंज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि आप ज्यादा रेलेवेंट एंड फेथफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे. यानी जो न्यू पॉलिसी है वो ज्यादा रेलेवेंट, रिलायबल मींस फेथफुल इंफॉर्मेशन देगी. तो अगर ये क्राइटेरियाज आप पूरे कर दें तो वॉलंटरली भी हो सकती है. तो ये दो ही कंडीशंस है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है. इसके अलावा अगर आपको बोले प्रॉफिट्स बढ़ जाए तो रिवाइज, जिस पॉलिसी में ज्यादा प्रॉफिट्स आए वो पॉलिसी ऑप्ट कर की जा सकती है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. जिसमें आपके एसेट ज्यादा, ऐसा नहीं है. ऐसी कोई कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं है. एक्सेप्टेबल कंडीशंस आर ओनली टू, ईदर इट इज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस और it is relevant and reliable. So guys, let's understand A. To provide greater comparison with competitors. No, you can't do this. देखें, हमने अभी बात की है कि इन दो में से ये नहीं है. If a change result in providing more relevant and reliable information to users, so yes, this is the reason. लेकिन उसने हमसे टू रीजंस मांगी हैं, तो इसका मतलब ये है. सेकंड, if required by international financial reporting standard, yes. If tax law in the country changes, no. टैक्स लॉज चेंज होंगे तो टैक्स रूल्स चेंज होंगे, टैक्सेशन की कैलकुलेशन चेंज होगी, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन पे थोड़ा इंपैक्ट आ जाता है, रेट चेंज होते हैं. तो अदर देन दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड चेंज नहीं होते. टू शो द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर द इन्वेस्टर्स, नो सर. ओनली रीजंस आर बी एंड सी. नाउ अब हमें पता है कि सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है. Fill in the blanks in the sentence below with the correct option. The change in useful life of the plant. Change in useful life. Useful life of the assets is an estimate. Please understand करें कि ये estimate है. और estimates की examples क्या है? एक बात जिस पे आप बहुत ज्यादा confuse होते हैं वो है change in the useful life. एक और एग्जाम्पल जो इसके साथ ही पता होनी चाहिए, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू. एक और एग्जाम्पल जो इसके साथ ही पता होनी चाहिए, दैट इज डेप्रीसिएशन मेथड्स. That is depreciation method. That is depreciation method. That is depreciation method. Residual value. So residual value change हो रही है, depreciation method change हो रहा है, useful life change हो रही है. So these are examples of change in accounting estimate. डेप्रीसिएशन मेथड पे लोग कंफ्यूज रहते हैं. लोगों को लगता है क्योंकि हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि पॉलिसी क्या है, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी क्या है, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग वाले, ये पॉलिसी वर्ड यूज नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर IAS 8. ये एस्टिमेट्स हैं. सो डेप्रीसिएशन मेथड चेंज होना
यूजफुल लाइफ चेंज होना, रेजिडुअल वैल्यू चेंज होना एस्टिमेट्स है, और एस्टिमेट्स का ट्रीटमेंट होता है प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करते हैं आप। मुझे क्या करना है गाइस, यहां से ऑप्शन पिक करनी है। तो सबसे पहले पॉलिसी और एस्टिमेट्स, यहां से पॉलिसी में पिक करूंगा, यहां से एस्टिमेट पिक करूंगा, और यहां पे लिख दूंगा ऑब्वियसली ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, तो आप एस्टिमेट यहां से ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर देंगे, एंड शुड बी अप्लाइड। हाँ जी, अब एस्टिमेट जब भी चेंज होते हैं प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट लिया जाता है। वी नीड टू अप्लाई इट प्रोस्पेक्टिवली, तो ये आप उठाएंगे और इधर लिख लेंगे, दैट्स इट, सिंपल। और इसके अलावा एग्जांपल्स के डेप्रिसिएशन मेथड्स की, बैड डेट्स की कैलकुलेशंस, इम्पेयरमेंट लॉस, प्रोविजंस की अमाउंट्स, डाउटफुल डेट्स, ये सारे एस्टिमेट्स हैं, और इनमें जब भी चेंज आए प्रोस्पेक्टिवली देखते हैं, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पॉलिसी चेंज हो तो हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिसी चेंज इज फाइफो एंड एफको। ओके, सो नाउ गाइस, कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ बातें गिवन है, एंड दे वांट अस टू टेल देम कि क्या होना चाहिए। जब तक मैं वैल्यू ऊपर से नहीं देखूंगा, आई कांट टेल एनीथिंग कि क्या होना चाहिए। बट एक बात मुझे यहां पे पता होनी चाहिए कि फाइफो से एफको पे जाना इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ये। अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो हमें क्या करना है? चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जो प्रीवियस ईयर्स हैं उन्हें भी ऐसे चेंज करो जैसे शुरू से ही चेंज्ड न्यू मेथड अप्लाई होगा, जैसे शुरू से ही चेंज्ड या न्यू मेथड अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपने देना है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर आप लोगों ने देना है, तो अब हम लोगों को करना क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पुराने प्रीवियस ईयर्स का जो इंपैक्ट होता है, वो आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में देते हैं। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स, प्रीवियस ईयर का जो इंपैक्ट है, प्रीवियस ऑल प्रीवियस ईयर्स का जो इंपैक्ट है, वो आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में देते हैं। टेक्निकली आप ये करते हैं कि प्रीवियस ईयर को आप ठीक कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर को, करंट ईयर को भी ठीक कर लेते हैं, और उससे पिछले सालों का इंपैक्ट देते हैं। लेकिन अगर पिछले साल की कोई बात ना हो तो ऑब्वियसली फिर इधर दे देंगे इंपैक्ट। तो पिछले सारे सालों का इंपैक्ट यहां पे दिया जाता है। कंपैरेटिव ईयर, कंपैरेटिव ईयर मसलन अगर मैं 2024 की काउंटिंग कर रहा हूं, 2023 की, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये सारे पिछले सालों का इधर दिया जाएगा। कंपैरेटिव ईयर का ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं इसे। पिछला साल, कंपैरेटिव ईयर, एक ही बात है। उसके स्टार्ट पे इंपैक्ट दिया जाता है पिछले सारे सालों की एरर का, पॉलिसी का। तो यहां पे चेंजेस, लेकिन हम यूजुअली फाइनल अकाउंट्स में या एमसीक्यूज में, आप लोग अगर आपको इस तरह की कोई बात पिछले साल की कोई बात नहीं की हुई, तो फिर आप लोगों ने जो इंपैक्ट है वो इधर ही देना होता है। तो इस यहां पे ऐसा ही है। इसका मतलब है, मुझे एक बात तो क्लियर है कि अगर करेक्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम फाइफो टू एफको होगा, तो प्रॉफिट्स एडजस्ट नहीं होंगे, बल्कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स एडजस्ट होंगी। ये बात पहले पता होनी चाहिए। इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और पिछले सालों से भी इंपैक्ट आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पिछले सालों से कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर्स का इंपैक्ट आपने चेंजेस इन इक्विटी में देना है। लेकिन अगर करंट ईयर का पूछ रहा है मेरे से, करंट ईयर, तो करंट ईयर में ठीक हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर प्रीवियस ईयर्स का हुआ कोई प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर से हम एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं और उसकी एडजस्टमेंट के बारे में पूछा, तो फिर इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अदरवाइज अगर करंट ईयर के बारे में पूछ रहा है, तो ए या बी में से कोई आंसर होगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो गाइज, अगर आप क्वेश्चन पे आगे देखें, तो ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें उसने चेंज फ्रॉम फाइफो टू एफको की बात की हुई है। दिस इज द पैराग्राफ जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विच इज 288। 288 क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका ताल्लुक इस पैराग्राफ से है। सॉल्व करते हैं आके थोड़ी देर में। लेकिन इससे अगले जो पैराग्राफ्स हैं, अगर आप गौर करें, तो आइटम ए की बात कर रहा है। तो दिस इज क्वेश्चन 289। मैंने देख लिया था, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ये देखें जरा, 289 में वो आपसे पूछ रहा है कि आइटम ए बैलेंस शीट पे कितने का रिपोर्ट होगा। 290 में वो पूछ रहा है आइटम बी कितने का रिपोर्ट होगा।
सो इसका मतलब है जो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ है, ये द लास्ट पैराग्राफ एक्चुअली बिलोंग्स टू 290। सो इसका मतलब ये है गाइस कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ और आपने इंपैक्ट बताना है। प्लीज मेक श्योर प्रीवियस ईयर एरर्स, प्रीवियस ईयर चेंज इन पॉलिसी का इंपैक्ट ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जाएगा, करंट ईयर में ठीक होगी। सो प्लीज इस बात को माइंड में रखिएगा। वी हैव ईयर एंड 30 सितंबर x9। तो आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो ईयर एंड चल रहा है क्वेश्चन में वो 30 सितंबर x9, 30 सितंबर x9 चला। यहां से भी आप लोगों को यही बातें समझ आएंगी कि 1 अक्टूबर x8 हमारे साल का स्टार्ट है और फिर आगे गिवन है। अब हमने करना क्या है, प्लीज जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। लें सर, अब आप लोगों को दो एंट्रीज पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन पे जाएं। लेट मी रिवाइज दोज एंट्रीज। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना, इस साल मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो डबल एंट्री पास करता हूं, प्लीज जरा देखिएगा क्या एंट्री पास करता हूं। मैंने डेबिट करना होता है इन्वेंट्री को, मैंने डेबिट इन्वेंटरी को करना होता है, और मैंने क्रेडिट करना होता है कॉस्ट ऑफ सेल को। सो डेबिट इन्वेंट्री है, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल है। ये वो काम है जो हमने करना। प्लीज ये मेक श्योर कर लें कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट करने जा रहा हूं, ये कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये P&L। और कोई भी क्रेडिट की एंट्री प्रॉफिट्स को बढ़ाती है, क्रेडिट प्रॉफिट होता है, तो ये वाली एंट्री एक्चुअली प्रॉफिट को बढ़ाएगी। तो इन्वेंट्री ज्यादा करोगे प्रॉफिट ज्यादा होगा, इन्वेंट्री कम करोगे प्रॉफिट कम होगा। मेक श्योर कि ये एंट्री, क्रेडिट की एंट्री प्रॉफिट्स में जाके प्रॉफिट्स को बढ़ा देगी। मेक श्योर कि आपको आता है। ओपनिंग इन्वेंट्री गाइस क्या होती है, इसी एंट्री को रिवर्स करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में। तो डेबिट आप कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं, इसीलिए ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो रही होती है, और क्रेडिट आप इन्वेंट्री कर देते हैं जो पिछले साल से आई होती है, उसको खत्म कर दिया जाता है। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब एक्चुअली गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये जरा गौर कर ले, दिस इज द एंट्रीज जो हमने पास करनी होती हैं। ओके, सो ये वो एंट्रीज है। अब जरा गौर करना कि क्या होगा। कह रहा है टंचल विशेस टू चेंज, मैं कहां पे हूं जरा गौर करें। टंचल विशेस टू चेंज इट्स मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टू एवरेज कॉस्ट। एफको पे जा रहा है, पॉलिसी में चेंज है। करंट ईयर में ठीक होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव ओपनिंग रिटेन अर्निंग में। द वैल्यू ऑफ टंचल्स इन्वेंट्री एट 30 सितंबर x9 on a FIFO basis is 20 million. However, on AFCO basis it would be valued at 80 million. सर सिर्फ इसको ठीक करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। सर ईयर एंड पे FIFO में इन्वेंट्री 20 थी, लेकिन एफको में 18 है। मैं चाहता हूं मैं FIFO से एफको पे आऊं, मुझे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिड्यूस करने की जरूरत है या इंक्रीज, बताएं। मुझे रिड्यूस करने की जरूरत है या इंक्रीज करने की जरूरत है, बताएं ना, बता दो ना, बता दो ना। तो भाईजान आपने फाइफो से एफको पे आना है, तो यू नीड टू डिक्रीज योर इन्वेंट्री। अब मुझे बताएं, मुझे 2 मिलियन से अगर रिड्यूस करनी है, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री ऑलरेडी पास हुई है फाइफो के साथ। तो मुझे बताएं कि मुझे ये सेम एंट्री पास करनी चाहिए या मुझे इसको रिवर्स कर देना चाहिए। सर सेम एंट्री 20 से पास हुई है, फाइफो से फाइनेंशियल्स बनी हुई है, मुझे एफको पे लेके जाना है, मुझे चेंज करना है, क्योंकि वो मेरे से इंपैक्ट पूछ रहा है ना कि क्या इंपैक्ट आएगा मेरे प्रॉफिट्स पे, मेरे चेंजेस इन इक्विटी पे। तो मुझे ये बताना है। तो पहले 20 है, अब मैं 18 से पास करूंगा, तो इसका मतलब है मुझे इन्वेंट्री, इस इन्वेंट्री को रिड्यूस करना। अब मुझे बताएं यार, P&L पे क्या इंपैक्ट आएगा। करंट ईयर का मसला है, करंट ईयर की एरर्स को P&L में ठीक करेंगे। तो मुझे बताएं कि जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा ना। तो मुझे P&L को डेबिट करना पड़ेगा बाय 2 मिलियन। 3 जीरो कॉमन लेके मैं ये हरकत कर दूंगा। लें जी, क्या ये बात क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लोजिंग इन्वेंट्री में मूवमेंट करने का मतलब है आप डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल को। सो प्रॉफिट एंड लॉस को आपने डेबिट कर दिया, ये काम कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है गाइस, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आ जाए यार ओपनिंग इन्वेंट्री पे, देखते हैं जरा। कह रहा है टेंशल्स which is the company's name, Tunsel's inventory at 30th September x8 was 15 million.
बट ऑन एफको बेसिस इट वुड हैव बीन रिपोर्टेड एज 13.4 मिलियन। सर देखें, फाइफो पे 15 थी और 13.4 है ईयर एंड पे, तो मुझे बताएं जरा क्या करना चाहिए, ये भी तो रिड्यूस करनी है। अगर मुझे ये भी रिड्यूस करनी है बाय हाउ मच, बाय 1.6, तो इसको रिड्यूस करने का मतलब क्या है? वैसे मैं कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूं तो इसको मुझे क्रेडिट करना चाहिए। तो मेरी क्रेडिट पी एंड एल में जो इंपैक्ट है वो 1600 होगा। ये करंट ईयर के एरएस, करंट ईयर में पॉलिसी चेंज का इंपैक्ट लिया मैं, ये पीएनएल में रिपोर्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2000 और 1600, ये क्रेडिट की एंट्री, ये डेबिट की एंट्री। तो मुझे बताएं क्रेडिट डेबिट की एंट्री करती क्या है हमारे साथ? तो आंसर है सर, क्रेडिट की एंट्री और डेबिट की एंट्री, डेबिट की एंट्री प्रॉफिट्स को कम करेगी, क्रेडिट की एंट्री बढ़ाएगी। नेट इफेक्ट इज कि आप 400 से डेबिट कर रहे हैं, आप 400 से डेबिट कर रहे हैं। जी सर, आप 400 से डेबिट कर रहे हैं, 400 से डेबिट कर रहे हैं। तो अगर आप 400 से डेबिट कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर रहे हैं। क्या हमें ये बात समझ आती है कि हम प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर रहे हैं? आंसर है यस। सो इसका मतलब ये है कि करंट ईयर पे इंपैक्ट है कि आपको प्रॉफिट रिड्यूस करना है बाय 400। अगर आपको कोई ऑप्शन नजर आ रही है तो दैट वुड बी द आंसर। आंसर है यस सर, नजर आ रही है, ये देखें, ये ए इज द आंसर। लेकिन खामोशी। लेकिन सर प्रीवियस ईयर का भी तो कोई इंपैक्ट आया होगा। जी सर, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसके हिसाब से मुझे बताएं, जो इस साल का ओपनिंग है, प्लीज बताएं, जो इस साल का ओपनिंग है ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है। क्या ये बात आपको समझ आती है? ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग है सर, पिछले साल आपने क्लोजिंग भी तो यही लिखा होगा ना। पिछले साल क्लोजिंग, इस साल ओपनिंग है, तो इसका मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर में भी तो चेंज जाएगा। अब और तो कोई डाटा नहीं है, प्रीवियस ईयर्स का डाटा नहीं है, बट ये तो डाटा है ना। सो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग भी तो ज्यादा थी। इसका मतलब यह है कि आपको जो क्लोजिंग इन्वेंट्री लास्ट टाइम आपने पास की होगी, ये वाली की होगी लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग, जो इस साल की ओपनिंग है। तो आप मुझे बताएं रिड्यूस करने का इंपैक्ट क्या आएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली exactly. तो ये 1600 जो रिडक्शन आ रही है, इसको आप लोगों को प्रीवियस ईयर में डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर आप लोगों ने डेबिट करना है। प्रीवियस ईयर का इंपैक्ट तो रिटेन अर्निंग में जाएगा 400 से, 1600 से। तो 1600 से रिटेन्ड अर्निंग्स को आपने डेबिट करना है। सो अगर मैं हल्का सा भी इंट्रोडक्शन दूं इस पूरे की पूरी एडजस्टमेंट का, तो एक बात जो मुझे समझनी है वो क्या है, जरा प्लीज अंडरस्टैंड करें। देखें गाइस, इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री, इस साल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो मुझे रिड्यूस करने की जरूरत है ना। प्रीवियसली वो 15 थी फाइफो के थ्रू, अब मुझे एफको पे आना है तो उसे मुझे 13.4 करना। इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री की यही एडजस्टमेंट है गाइस। प्रीवियस ईयर यही क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री को इस साल की ओपनिंग कहते हैं। तो मैं ओपनिंग तो ठीक कर रहा हूं, तो करंट ईयर तो मैंने ठीक किया है। तो यार वही एडजस्टमेंट मुझे पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री में बनानी है, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वही इस साल का ओपनिंग बनेगा। सो आई नीड टू एडजस्ट द प्रीवियस क्लोजिंग एज वेल। तो जिस तरह ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग बनेगी, तो जो एडजस्टमेंट आपने इधर कर दिया है ये अगले साल अगर कर रहे होते तो ओपनिंग में कर रहे होते। इन द सेम वे जो इस साल ओपनिंग इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट हुई है, ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी एडजस्टमेंट होगी, वो भी तो फाइफो के अकॉर्डिंगली पड़ी हुई है ना। तो अब मुझे इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसकी मैंने डबल एंट्री बनाई होगी, डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल, इससे बनाई होगी मैंने, जो कि 15 मिलियन है, 15,000 है, 15,000 है, इससे बनाई होगी मैंने। अब अगर हम बात करें तो मुझे वो कह रहे हैं कि इसको 13,400 पे ले आओ, 14,005 13,400 पे ले आओ।
13.4 मिलियन पे, यानी कि वो मुझे कह रहे हैं कि इसको प्रीवियस ईयर ये एंट्री पास हुई थी, प्रीवियस ईयर में इसको रिड्यूस करो। तो यार मैं डबल एंट्री यही पास करूंगा ना, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट इन्वेंट्री, प्रीवियस ईयर बाय हाउ मच 1600। अगर मैं इसको एफको पे चेंज करना चाहता हूं तो ये कॉस्ट ऑफ सेल अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रीवियस ईयर को हम रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते हैं। तो मुझे 1600 से रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करने की जरूरत भी है। अब मैं देखता हूं जरा कि क्या इस तरह की कोई ऑप्शन है। तो आंसर है, अगर आप और करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं है कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स को रिड्यूस करो बाय 1600। यहां पे 1600 है जरूर, लेकिन साथ में इंक्रीज है, इंक्रीज नहीं करना मैंने, डिक्रीज करना है। डिक्रीज है लेकिन डिक्रीज के साथ 1600 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आई हैव ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, कि मुझे जो ट्रीटमेंट्स करने चाहिए उसमें से जो करेक्ट ट्रीटमेंट है दैट इज ए। सो 288 ए आंसर है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अब आए गाइस 290, 89 में आइटम ए के बारे में बताना है, 290 में आइटम बी के बारे में बताना है, जो कि बड़ा सिंपल सा पार्ट है। लेट्स सॉल्व क्विकली कि इसमें क्या करना है। Tunshall also has two items of inventory that requires a review. Item A costs 50 per unit given है. Tunshall has struggled to sell them and has 2000 units still in inventory or 2000 items in inventory है. Tunshall has agreed to a contract with the distributor to sell the item for 55 each, but will charge commission of 20%. तो इसको हम कहते हैं यार कि हमारी NRV क्या है, हमारी NRV क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। तो जो एनआरवी आपकी आ रही है वो देखें। सर मुझे 55 का बिकेगा लेकिन 20% लेस पे बिकेगा, तो इसका मतलब ये है कि 55 का में से 20% लेके माइनस कर दें। तो मैं जब 20% लूंगा 55 का तो इट विल गिव मी 11। 11 आएगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास आएगी 44 की एनआरवी। अब मुझे बताएं जरा, इफ आई हैव एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट 44, आई हैव अ कॉस्ट पर यूनिट 50, तो इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? यस, 44 पे, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे। तो मुझे 44 को मल्टीप्लाई करना है जितनी मेरी यूनिट्स हैं। तो आई हैव 2000 यूनिट्स इन स्टॉक, मल्टीप्लाई बाय 44, सो इट विल गिव मी एग्जैक्टली 88,000। सो आंसर इज 88,000। तो पिक पुट कर देंगे वैल्यू 88,000। नाउ गाइस लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट बी, प्रोडक्ट बी। Item B relates to one of purchase of metal for a profitable contract costing 80,000. For a profitable contract, प्लीज ये बात क्लियर करना, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, costing 80,000. No work has yet been done, but after further cost of 20,000, it will be converted into a product and sold for an agreed price of 150. So 80,000 plus 20,000, 1 lakh की चीजें बनेंगी, 150 में बिक जाएंगी। Since buying the metal, the cost price has fallen to 50,000 और cost price गिर गई है 50,000। This is very important concept और ये concept है NRV of raw material। NRV of raw material। रॉ मटेरियल की NRV क्या है? What is the NRV of raw material? रॉ मटेरियल की एनआरवी पे हम वही कॉन्सेप्ट है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी लेनी है, लेकिन एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि नया रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है। इसमें आप लोग ये नहीं देखते कि कितने का बिक रहा है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सर आपको कैसे पता चला रॉ मटेरियल है? मैंने एक रॉ मेटल बाय किया है, ये देखें, परचेज ऑफ रेयर मेटल, और उसके ऊपर मैं फर्दर काम करूंगा, फिर मैं एक प्रोडक्ट पे पहुंचूंगा। सो इट मींस 80,000 इज माय रॉ मटेरियल। अब मेरा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की एनआरवी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 50,000। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 50,000, लेकिन एक शर्त है, ये आपने करना तब है इफ फिनिश गुड्स विल बी सोल्ड एट लॉस। if finished goods will be sold at loss, if finished goods will be sold at loss, ये सिर्फ तब होना है, अदरवाइज ये होना ही नहीं है। और आपको पता है हम प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट में है। देखें जरा, 150,000 माइनस 80 की खरीदी है, 20 और आएगा, 1 लाख की कॉस्ट है, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 80,000 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कॉस्ट पे, और कॉस्ट पे लिखा रहने दें। क्या ख्याल है आप लोगों का? So guys, what we need to do? Yes, you are right. 80,000
कॉस्ट पे ही ये इन्वेंट्री रहेगी। सो आंसर इज 80,000। 50,000 लेता मैं अगर मेरी ओवरऑल प्रोडक्ट ये लॉस पे जा रही होती, लेकिन लॉस पे जा नहीं रही। सो 80,000 इज द आंसर। देखिए 50 भी ऑप्शन दी हुई है। सो ऊपर वाले का 88,000 था। दैट्स इट। IS2 with IS8 events after reporting date।